नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट है आज की 3 मार्च 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, आज 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है पेंशन टेंशन। कल इसके बारे में थोड़ी ब्रीफिंग ली थी कि राजस्थान सरकार के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवाइवल देने की बात की गई है अभी जो बजट अनाउंसमेंट किए गए हैं रिसेंटली। तो ऐसे में राजस्थान सरकार या फिर दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके द्वारा ये इस तरीके के कदम जो कि एक तरीके से रेट्रोस्पेक्टिव माने जा रहे हैं, दैट मीन्स जो पुराने टाइम पे चले करती थी उन चीज़ों को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में क्या वजह है, तो वो वजह है क्या है वो सारी हम जानेंगे। दूसरा इधर हम देखेंगे द लिंगरिंग पेंडेमिक की एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, दैट मीन्स कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है किसी भी पेशेंट की बॉडी में कि अब उसके ट्रीटमेंट के लिए कोई दवाइयाँ ही नहीं बची हैं। तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाली बीमारी है आने वाले 30 सालों में, 2050 तक की बात बताई जा रही है। तो ऐसे में एक बार इस पर हम नज़र डालेंगे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे श्रिंकिंग क्लासरूम कि पेंडेमिक के बाद में एजुकेशन में कितना ज़्यादा क्राइसिस है, और उसमें भी आप हायर एजुकेशन की बात कर लो चाहे प्राइमरी एजुकेशन की बात कर लो। तो ये 3 आर्टिकल से तीनों को देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है पेंशन टेंशन। आर्टिकल को लिखा गया है राजीव महर्षि और रेणुका सने के द्वारा। देखो, अगर थ्रू आउट वर्ल्ड हम नज़र डालें तो डिफाइंड पेंशन बेनिफिट स्कीम्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना कर रही है, और मेन क्राइसिस किसका है? फंडिंग का। अब ये डिफाइंड पेंशन बेनिफिट स्कीम्स क्या होती हैं कि जब कोई भी इंडिविजुअल रिटायर हो जाता है अपनी जॉब से, रिटायरमेंट के बाद में उसकी जो ज़िंदगी है वो कंटिन्यू हो सके, तो उसके लिए सरकार के द्वारा एक पेंशन स्कीम प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, जिससे कि वो अपनी बची हुई ज़िंदगी आसानी से बिता सकें। तो ऐसे में ये डिफाइंड पेंशन बेनिफिट स्कीम हमारे यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन स्कीम जो है ना, उसी के हिसाब से आप समझ सकते हो कि बुढ़ापे का सहारा एक तरीके से। पर सवाल क्या है कि जिस तरीके से फंडिंग की शॉर्टेज आ रही है, तो इस फंडिंग की शॉर्टेज को फुलफ़िल करने के लिए हमारी सरकार ने तो एक ऑप्शन निकाला था 2003 में। क्या था वो? कि एक न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च की गई थी, ठीक है। इसको नेशनल पेंशन स्कीम भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो सवाल क्या है कि अभी राजस्थान सरकार के द्वारा ये फिर से रिवाइवल क्यों ले रहा है ये जो मैटर है वो इसलिए क्योंकि अभी राजस्थान सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया है कि एनपीएस स्कीम की को हम नहीं कंटिन्यू करेंगे, हम ओल्ड पेंशन स्कीम है ना उसी पे हम रिलाई करेंगे। पर इसके पीछे कारण क्या है कि क्यों सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस डीबीपीएस को बंद करके और स्टार्ट किया था न्यू पेंशन स्कीम प्लान 2004 से। लॉन्च तो कर दिया 2003 में, प्रोग्राम तो बन गया था, पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ उनके लिए जिन्होंने ज्वाइन किया सरकारी नौकरियों को 1 जनवरी 2004 के बाद में, ठीक है। तो उन लोगों को पेंशन का कोई प्रोग्राम नहीं है। अब जो 1 जनवरी 2004 के बाद के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, केवल आप डिफेंस पर्सनल्स को छोड़ दो, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लो या स्टेट गवर्नमेंट्स में केवल वेस्ट बंगाल को छोड़ दो, बाकी इसका मतलब डिफेंस पर्सनल्स, डिफेंस को छोड़ दो, ठीक है, और वेस्ट बंगाल को छोड़ दो, दोनों को छोड़ के बचे हुए जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है ना, उनको जो कि जिन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद में अपनी जॉब ज्वाइन की है, उसको, उन इंडिविजुअल्स को डिफाइंड पेंशन बेनिफिट स्कीम, इसका मतलब ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ना उसके तहत कोई पेंशन नहीं मिलती है, उनको एनपीएस सब्सक्राइब करना पड़ता है। दैट मीन्स कि इसमें अपनी सैलरी में से एक डिडक्शन तो खुद को करवाना होगा एम्प्लॉय को, और साथ में एक हिस्सा है वो गवर्नमेंट देगी। और ये जो स्कीम है इसको ज्वाइन कर सकते हैं 18 से 60 साल के बीच के जितने भी लोग हैं वो सब ज्वाइन कर सकते हैं, और 60 साल के बाद में फिर पेंशन टाइम पे मिलना शुरू हो जाती है। तो सवाल क्या है कि यहाँ पर जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम की हम बात कर रहे हैं या फिर जिनको हम डीबीपीएस बोल रहे हैं, उसको क्यों डिसकंटिन्यू किया गया? देखो, एक तरीके से अगर हम लॉजिकली समझें तो डीबीपीएस का मतलब तो ये हो गया कि रिटायरमेंट के बाद में एक इंडिविजुअल को उसकी सैलरी मिलती रहेगी। अब सैलरी मिलती भी रहेगी, सैलरी का मतलब एक कुछ पेमेंट मिलता रहेगा एडिक्वेट, और वो अमाउंट कितना होगा वो कुछ परसेंट फिक्स कर दिए जाते हैं जो लास्ट में वो इंडिविजुअल रिटायरमेंट से जस्ट पहले जो सैलरी उठाता उसकी, ठीक है। अगर किसी ने 50,000 रुपये सैलरी उठाई रिटायरमेंट के टाइम पे, तो उसका मान लो 10%, 20%, 25% जो भी फिक्स है, उस हिसाब से
उसको वो परसेंटेज दे दिया जाता है और वो फिर बाद में धीरे धीरे महंगाई के साथ में टीएडीए जो भी मिलते हैं, टीएडीए तो क्या मतलब जो डियरनेस अलाउंस है उसके हिसाब से वो बढ़ता भी रहता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये डीबीपीएस है ना, ये महंगाई के साथ में एडजस्ट करने वाली होती है। ठीक है, आज मान लो 10 रुपये में कोई चीज़ आ रही है, कल 10 रुपये में वो चीज़ नहीं आए और पता पड़े कि वही चीज़ 20 रुपये की हो गई, तो ये महंगाई 10 रुपये की बढ़ गई कि नहीं। इस 10 रुपये को कॉम्पनसेट करने का प्रोविज़न यहाँ पर डीबीपीएस में होता है। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, वो ये कि अगर कोई इंडिविजुअल आज रिटायर हो रहा है, इसका मतलब वो ओल्ड एज में आ चुका है। अब ओल्ड एज में कोई बंदा आ रहा है और वो उसको अगर पेंशन दे दी जाती है, ठीक है, अब क्योंकि वो खुद की प्रोडक्टिविटी तो दे नहीं रहा इकोनॉमी पे, तो उसको कौन बियर करेगा, उस लोड को बियर कौन करेगा? आने वाली जनरेशंस, क्योंकि सरकार कौन से अपने पॉकेट से पैसा देगी? सरकार भी तो टैक्स या नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करती है, उसके बेसिस पे पैसा पे करती है। तो ऐसे में आर्म फोर्सेस को छोड़ते हुए केंद्र सरकार ने जितने भी सेंट्रल एम्प्लॉयज़ थे उनके लिए ये कह दिया कि जी आपको अब न्यू पेंशन स्कीम को सब्सक्राइब करने पड़ेगा उन एम्प्लॉयज़ को जिन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद में ज्वाइन किया है। ठीक है, और फिर 1 जनवरी 2004 में जिन्होंने ज्वाइन किया है तो लगभग 30 से 35 साल की उनकी सर्विस होगी। तो ऐसे में ये प्लान सेट किया गया कि एक बार ये प्रोग्राम शुरू हो जाए, फिर उसके बाद में लगभग 2016-17 के लगभग बोले यहाँ से हम पेंशन रिलीज करनी शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर बात ही आ जाती है कि जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम थी जिसको हम डीबीपीएस बोल रहे हैं, अगर एक अम्ब्रेला टर्म की हम बात करें जिसका फुल फॉर्म हो गया डिफाइंड पेंशन बेनिफिट स्कीम, तो इस स्कीम की बजाय हम एनपीएस की तरफ आए। अब फिर से स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिनमें राजस्थान सबसे आगे आगे निकल चुका है, वेस्ट बंगाल तो पहले से ही है, बाकी राजस्थान आगे निकल रहा है कि हम फिर से ये स्कीम लाना चाह रहे हैं, ओल्ड एज पेंशन स्कीम। तो इसके पीछे क्या कारण है थोड़ा वो समझते हैं। देखो बात ऐसी है कि इस एक तो आपको पता है कि पॉलिटिक्स हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में जब भी इलेक्शंस होते हैं ना तो वोट बैंक को कैसे अट्रैक्ट किया जाए उसके लिए ये इस तरीके के पैतरे लगाए जाते हैं कि कैसे लोगों को रिझाया जा सकता है। ठीक है, अब जो सवाल है अगर हम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो है फिस्कल प्रेशर। देखो स्टेट गवर्नमेंट पे फिस्कल प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, कोविड की वजह से क्राइसिस और बढ़ गए। सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, वो भी ग्रांट्स कम कर रही है और एक तरीके से लोन देने की बात कर रही है। जैसे हमने देखा था ना कि 1 लाख करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को, 2050 तक इंटरेस्ट फ्री लोन होगा वो। ठीक है, तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट्स में फिस्कल प्रेशर बहुत है। इसका मतलब रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट है वो तो आ रही है कम और एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है, तो इस केस में सरकार के ऊपर दबाव है। अब आप देखो कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं जो 1 जनवरी 2004 से पहले से काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंडर में, इसका मतलब वो पेंशन लेंगे रिटायरमेंट के बाद में। तो ऐसे लगभग इंडिविजुअल्स की अगर हम नंबर देखें तो वो 5.6 लाख इंडिविजुअल्स हैं ऐसे। ठीक है, लगभग 5.5 लाख इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो कि इस तरीके से ये जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम है उसके अंडर कवर होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जिनकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2004 से पहले की है। ठीक है, तो ऐसे में राजस्थान सरकार या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन पे ये बर्डन है कि 2030 से लेके 2040 के बीच में जितने भी 2030-40 तक जो लोग भी रिटायर होंगे, आज भी जो रिटायर हो रहे हैं वो, और जो 2030-40 के बीच में रिटायर होंगे वो, तो 2040 तक का टाइम ऐसा होगा जब तक जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रिटायर हो रहे हैं ना वो सारे के सारे पेंशनधारी होंगे, पेंशन उनको देनी होगी। तो एक लोड तो हो गया ये। अब दूसरी तरफ जो न्यू पेंशन स्कीम जो थी उसके अंडर में भी लगभग इसी टाइम पीरियड में 2040 आते आते लगभग 5.5 लाख इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जो कि रिटायर हो चुके होंगे और हर साल 30,000 जने ऐड होते चले जाएंगे। तो 30,000 ही इधर ऐड हो रहे हैं एनपीएस में और 30,000 ही ऐड होने का स्कोप दिख रहा है इधर। तो ओवरऑल 60,000 पेंशन लेने वाले इंडिविजुअल हर साल ऐड हो रहे हैं। तो पहले से जो चलती आ रही थी स्कीम 31 दिसंबर 2003 तक, जिसको हम बोल रहे हैं ओल्ड एज पेंशन स्कीम, वो भी है और दूसरा इधर एनपीएस भी है, दोनों का डबल बर्डन हुआ कि नहीं। तो ऐसे में सरकार पे लोड बहुत ज़्यादा है। ऐसे में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ना वो 2030 के टाइम पे लगभग 7.5% राइज हो जाएगा। तो सरकार के ऊपर लोड ये है। तो ऐसे में ये शॉर्ट साइटेड कदम है कि भाई अभी आने वाले 20 साल
2020 तो चल ही रहा है, 2030 अगले दशक में आ ही जाएगा। तो आने वाले 20 साल का अपना लोड कम करने के लिए राज्य सरकार ने क्या सोचा कि एनपीएस एम्प्लॉयज़ को भी पैसा देना है, ओल्ड एज स्कीम वालों को भी देना है, तो इस एनपीएस को स्क्रैप करो, हमें तो ओल्ड एज पे आ जाना है। इससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत लोड है, जो फिस्कल प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो राइटर इसको एक रेट्रोग्रेड डिसीजन बोल रहे हैं कि कैसे जैसे करके हमने सोच समझ करके ये प्लान किया था कि फ्यूचर जनरेशन्स के ऊपर लोड ना आए ओल्ड एज का, उसको सोच समझ करके हम प्लान करें, जिसमें कि आज के टाइम पे जो यंग है, जिनकी एज आप कंसिडर कर सकते हो 18 से 60 साल, उनसे आप उनकी सैलरी में से डिडक्शन ले लो और कुछ हिस्सा गवर्नमेंट अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर दे, और फिर बाद में जैसे रिटायरमेंट हो उसके बाद में उनको पेंशन के तौर पे वो पैसा डिलीवर कर दिया जाए मंथली बेसिस पे। तो ये प्लान था नेशनल, ये जो न्यू पेंशन स्कीम लाई गई थी 2004 के टाइम पे। पर वही चीज़ है कि यहाँ पर अभी सरकार पे जो हमने फिस्कल प्रेशर देखा ना, कि एक तरफ तो एनपीएस है और एक तरफ है डीबीपीएस, तो दोनों की वजह से प्रेशर बन गया। तो ऐसे में सरकार ने क्या डिसाइड कर लिया कि जी हम तो एनपीएस को स्क्रैप करेंगे, जो पहले चल रही थी ओल्ड एज पेंशन स्कीम उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसके पीछे कारण क्या क्या है थोड़ा वो और डिटेल में हम समझते हैं। इसके आगे राइटर्स ये बताना चाह रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स पे जो प्रेशर बन रहा है ना, फिस्कल प्रेशर, उसको थोड़ा रिड्यूस किया जा सकता था। फाइनेंस कमीशन अगर थोड़ा सा इसलिए रिकमेंड कर देता कि जो स्टेट्स की जो फिस्कल डेफिसिट है उस लिमिट को हम 0.5% और राइज कर दें। मान लो स्टेट जीडीपी जो है, जिसको जीएसडीपी बोलते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की, तो उसको अगर 3% आप कंसिडर करते हो, तो उसकी बजाय अगर आप टॉलरेंस थोड़ी सी और बढ़ा करके 3.5% तक कर देते ना, तो इसमें क्या हो जाता कि स्टेट्स को थोड़ा और स्पेस मिल जाता। इस तरीके के कहते हैं ना कि अच्छे अनवाइज डिसीजन लेने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता सरकारों को। अब देखो कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो एनपीएस एम्प्लॉयज़ है, दैट मीन्स जिन लोगों ने 1 जनवरी 2004 के बाद में ज्वाइनिंग ली है गवर्नमेंट जॉब्स में, उन लोगों के लिए खुद के लिए भी कंसर्न्स है। क्या? एक तो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं इस पेंशन स्कीम पे कि भाई रिटायरमेंट होने के बाद में क्या हमें प्रॉपर पैसा मिलेगा कि नहीं। कारण क्या है कि जो एनपीएस है, ठीक है, इस एनपीएस को मैनेज करने के लिए कौन सी एंटिटी काम करती है? पीएफआरडीए। अब पीएफआरडीए जो है वो एक तरीके से इस पैसे को इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में वो पैसा जब इन्वेस्ट किया जाता है तो आपको पता है यहाँ पे तो मार्केट का रोल आ गया, और मार्केट में आपको पता है फ्लक्चुएशंस रहती हैं, कभी अप्स एंड कभी डाउन्स। तो सवाल ये है कि अगर मार्केट में कहीं पे अगर मंदी आ गई तो इस तरीके से जो एनपीएस एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो पेंशन मिलेगी उसका अमाउंट क्या कम होगा। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि अमाउंट कम होने का डर तो नहीं है। एनपीएस जो है ना वो दूसरे और सेगमेंट जैसे पीपीएफ की बात करो या ईपीएफओ की बात कर लो, जो हम प्रोडक्ट हमारे फ्यूचर पर्सपेक्टिव से हम प्लान सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है ना, हमारी सैलरी का एक हिस्सा डिडक्ट करवा के, और फिर बाद में ये कि सोचते हैं कि हाँ जी फ्यूचर में हमारे लिए कुछ सिक्योरिटी है अवेलेबल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो एनपीएस जो है ना वो ईपीएफओ या फिर पीपीएफ या फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी, इनसे तो अच्छा रिटर्न देता है, लगभग 9% के लगभग रिटर्न देता है। पर रिटर्न में ये फ्लक्चुएशन में जो डाउनफॉल होगा मार्केट का उसका असर तो नहीं है। पर सवाल ये है कि कल को ना अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ये बॉन्ड मार्केट है वो अच्छा खासा परफॉर्म करने लग गया और मार्केट में राइज हो, तो क्या उस राइज का इम्पैक्ट इस एनपीएफ एम्प्लॉयज़ के पेंशन पे पड़ेगा? इसका मतलब कि मार्केट बढ़िया परफॉर्म करेगा तो क्या एनपीएस एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा रिटर्न मिलेगा पेंशन के तौर पे? एक तो ये अनसर्टेनिटी उनको परेशान करती है, या फिर इसको लेकर के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश नहीं हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का हमने देख ही लिया कि एनपीएस प्रोग्राम को अगर कंटिन्यू करना होता है तो सरकार को एक अलोकेशन देना होता है अपनी तरफ से। एनपीएस में क्या प्रोग्राम है आपको पता है कि अपने हिस्से में से अपनी सैलरी में से एक हिस्सा तो एम्प्लॉय देता है और बाकी बचा हुआ हिस्सा सरकार अपनी तरफ से बियर करती है, और फिर उसके बाद में 60 साल की उम्र के बाद में वो पेंशन के तौर पे दिया जाता है। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता है, पूरा खर्चा सरकार बेयर करती है पर वो लोड किस पे चला जाता है? आने वाली जनरेशन्स पे। तो ऐसे में एनपीएस स्कीम को यहाँ पर स्विच करना चाह रही है सरकार। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे ये हो गया, ये तो क्लियर आपका। और दूसरा गवर्नमेंट बॉन्ड्स है। अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स का फ्लक्चुएशन का हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मार्केट फॉल का तो इतना डर नहीं है, पर अप जाएगा तो क्या वाकई में पैसा मिलेगा?
दूसरी चीज़ ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि डीबीपीएस जो होती है वो तो इन्फ्लेशन लिंक्ड होती है। इसका मतलब कि महंगाई का भत्ता जो होता है ना, डियरनेस अलाउंस जिसको बोलते हैं, वो तो डीबीपीएस में कनेक्टेड होती है। दैट मीन्स ओल्ड एज पेंशन स्कीम जो है उसमें महंगाई भत्ता मिलता है, मतलब महंगाई के साथ साथ में वो पेंशन का राइज होता हुआ दिखता है आपको। जबकि एनपीएस में इस तरीके का कोई प्रोविजन नहीं है, तो इसको लेकर के भी कंसर्न्स है जो एनपीएस एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में। थर्ड कंसर्न ये आ जाता है जो कि लेजिटिमेट है कि इसमें एम्प्लॉय और गवर्नमेंट दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक तरीके का इन्वेस्टमेंट टाइम आपको देखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट टाइम का मतलब ये हो गया कि आपने प्रोग्राम शुरू कर दिया 1 जनवरी 2004 से। अब 1 जनवरी 2004 के बाद में जिन लोगों की ज्वाइनिंग हुई, अब मान लो किसी की जॉब 10 साल, किसी ने मान लो 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में गवर्नमेंट जॉब अगर ली हो, किसी भी तरीके से कोई भी वजह हो, या 20 साल की अगर जॉब हुई हो, तो उस बंदे का अगर रिटायरमेंट का स्कोप जल्दी से जल्दी है तो 2017-18 समथिंग के लगभग रिटायर होने का अगर माने, तो इसका मतलब अब जो एनपीएस स्कीम के अंडर में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, इस स्कीम के अंडर में उनको एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ दिखना चाहिए कि भाई आपने इन्वेस्ट तो कर लिया, लोगों से पैसे भी, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे उनकी सैलरी में से हिस्सा भी ले लिया, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी आपने इन्वेस्ट करवा दिया, पर सवाल यह है कि अभी भी स्कीम जो है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ रही है, डिले हो रहा है। और कैग ने भी इस चीज़ के ऊपर अपना एक कंसर्न रेज किया था। राजीव महर्षि जी फॉर्मर कैग रह चुके हैं, पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं, ठीक है। इनको अभी पद्म भूषण अवार्ड के लिए इनका नाम भी भेजा गया है। तो अभी पॉइंट क्या आ रहा है कि सवाल ये है कि इनके द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है कि डिले जो होगा ना, वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को और रिड्यूस कर देता है, और डिले की वजह से फिर एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इस चीज़ को लेकर के खुश नहीं है। इसके आगे देखें, एनपीएस स्कीम के जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको इस चीज़ को लेकर के भी टेंशन है, या इस चीज़ को लेकर के भी वो नाखुश हैं कि जिस तरीके से ओल्ड एज पेंशन स्कीम में क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल जो पेंशन लेता है उसकी डेथ हो गई तो उसके काउंटर पार्ट मतलब उसकी फैमिली को कॉम्पनसेशन मिलता है, ठीक है। तो ऐसे में एनपीएस स्कीम के लिए भी ऐसा ही कोई सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत थी। जैसे कि मान लो एनपीएस एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब उस डेथ के बाद में, मतलब पेंशन के टाइम पे, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है पेंशन लेते टाइम पे, तो उसकी जो बची हुई फैमिली है, कम से कम जो वाइफ है या फिर जो काउंटर पार्ट है, हस्बैंड है, तो उनका एक इंश्योरेंस करवा देना चाहिए, या फिर पूरी फैमिली का एक ग्रुप इंश्योरेंस करवा देना चाहिए। इससे क्या हो कि उन लोगों को ये तो लगे ना कि हाँ, हमारे मतलब जो माताजी थे या पिताजी थे, दादाजी या दादी जी थे, तो उन्होंने इतनी मेहनत की थी तो उनकी तरफ से कुछ मिले। लेवल फिक्स कर दो आप, ज़्यादा नहीं, दादाजी दादी जी तो नहीं, माता पिता तक ही रख दो चलो। तो ऐसे में ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि जो एनपीएस एम्प्लॉयज़ हैं वो एनपीएस की तरफ अट्रैक्टेड फील करें। तो यहाँ पर सरकार ही नहीं, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी नाखुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं न्यू पेंशन स्कीम जो कि 2004 से इम्प्लीमेंट हो रही है, ठीक है। तो सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता था। अब राजस्थान की बात करें पर्टिकुलरली, तो राजस्थान में देखो प्राइमरी डेफिसिट ऑलरेडी 29,400 करोड़ रुपए ऑलरेडी आ चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में राजस्थान सरकार के ये जो खर्चा ज़्यादा हो रहा है, आमदनी कम हो रही है, इसीलिए सरकार ने डिसाइड किया कि जो एनपीएस है उसको तो छोड़ो और हमें तो डीबीपीएस की तरफ ले जाना है। ये फालतू कम से कम एडिशनल बर्डन तो खत्म होगा। और दूसरी चीज़, अब ये एनपीएस क्या करती है, एनपीएस तो करंट गवर्नमेंट पे बर्डन देती है, क्योंकि एक हिस्सा तो करंट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है और एक हिस्सा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है। जबकि डीबीपीएस में क्या है कि भाई रिटायरमेंट के बाद में पेंशन देनी है, आने वाली सरकारें झेलेंगी, आने वाली जनरेशन झेलेगी। तो ये अपने आप में कोई प्रूडेंट डिसीजन नहीं है। पर रेवेन्यू का कलेक्शन कम है सरकार के पास में, चाहे टैक्स रेवेन्यू की बात कर लो या नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात कर लो। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू में सरकार के पास में जो आते हैं फीस, कोई लाइसेंस फ़ी, वो भी कम आ रहा है। जैसे कि राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है बाड़मेर, वहाँ पर ऑयल फील्ड है, ठीक है, वहाँ से तेल निकलता है, वहाँ से भी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम आ रही है अब धीरे धीरे। इसका मतलब सरकार के पास में इधर से भी नॉन टैक्स रेवेन्यू के भी स्कोप थोड़े से कम होते चले जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर जो फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई थी उसमें थोड़ा सा फिस्कल डेफिसिट का स्पेस थोड़ा राइज कर दिया जाता तो उससे बहुत हद तक हेल्प मिल सकती थी।
ठीक है, तो इसीलिए राजस्थान सरकार ने ये कदम उठाए हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं ये इलेक्शंस के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रहे हैं कि हाँ जी, जैसे समाजवादी पार्टी ने बोला है, समाजवादी पार्टी ने यूपी इलेक्शंस में कि हम ओल्ड एज पेंशन को, हम स्कीम को री इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसे में ये एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर देगा कि देखे देख रंग बदलने वाला खेल हो जाएगा। तो एक तरीके से जो हम एक प्रोग्रेसिव मैनर में एनपीएस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे थे ना, उससे विड्रॉ करना कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन्स के लिए ठीक नहीं होगा और इकोनॉमिकली वायबल भी नहीं है ये चीज़। ठीक है, तो आगे चलते हैं, यही था मेन। तो नेक्स्ट आर्टिकल है द लिंगरिंग पेंडेमिक। आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर कामिनी वालिया ने। देखो, जब से कोविड पेंडेमिक आउटब्रेक हुआ है तब से हमारा नज़र केवल कोविड पे रह गया, जबकि कोविड की एक कहते हैं ना कि शेडो में एक दूसरी महामारी पल रही है जिसका नाम है एंटी माइक्रोबियल। दैट मीन्स जिसको AMR बोल सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये हो गया कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें बैक्टीरिया जो है वो इतना ज़्यादा रेजिड हो गया है कि अब उस पर कोई दवाई काम ही नहीं करती है। एंटीबायोटिक्स ले करके उस बैक्टीरिया को बिगाड़ लिया, कहने का मतलब ये है। तो ऐसे में ये बीमारी AMR जो है ना, HIV एड्स और TB से भी खतरनाक साबित हो रही है। तो ऐसे में हम जो है इस बीमारी को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास में आज के टाइम पे अगर देखें तो थ्रू आउट वर्ल्ड प्रॉपर ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है। ऐसी बीमारी अगर किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में डेवलप हो जाती है तो, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस दैट मीन्स कि भाई माइक्रोब्स को, पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए जो आप एंटीबायोटिक्स देते हो, इन एंटीबायोटिक्स के लिए उन बैक्टीरियाज ने खुद को रेजिस्टेंट बना लिया है। इसका मतलब वो बीमारी सही होने का कोई स्कोप ही नहीं है। तो ऐसे में बता रहे हैं कि एक इकोनॉमिस्ट जिम ऑ'नील, उनके द्वारा ये कहा गया है कि 2014 में ये एस्टिमेशन था कि 2050 आते आते AMR की वजह से लगभग 1 करोड़ लोगों की हर साल डेथ होगी। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन शो कर रहा है। वैसे तो 2015 में ग्लोबल एक्शन प्लान आया भी था और यूनाइटेड नेशन ने भी रिजॉल्व किया था AMR पे 2016 में, पर ग्राउंड रियलिटी आपको पता ही है, कुछ भी आउटकम स्ट्रांगली नहीं दिख रहा है हमें। इसके अलावा हमारे देश में भी सरकार ने नेशनल एक्शन प्लान अगेंस्ट AMR भी लॉन्च किया था, पर वही चीज़ है कि ये बातें तो रह गई पर ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाई। तो ऐसे में जो मेजर इम्पेडिमेंट है, मेजर जो हर्डल्स हैं इस AMR को कंट्रोल करने में या कंटेनमेंट में, वो है एक तो प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं है, और दूसरा जब डेटा अवेलेबल नहीं है तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि एक्चुअल में इस AMR का बर्डन क्या है। तो बेसिकली अभी राइटर इस चीज को क्यों हाईलाइट करना चाह रही हैं, वो ये कि अभी रिसेंटली एक ग्लोबल बर्डन ऑफ बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन 204 कंट्रीज एंड टेरिटरीज एक रिपोर्ट रिलीज हुई है। मतलब ये कि AMR का बर्डन 204 कंट्रीज में कितना है ग्लोबली, उससे संबंधित एक रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसको हम बोल रहे हैं ग्रैम। 2019 में ये रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट को ये एनालाइज कर रही है और इस रिपोर्ट को अभी पब्लिक में रिलीज किया गया है पिछले महीने में। ठीक है, तो इसमें ये बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के हिसाब से कि लगभग 4.95 मिलियन पीपल जो है वो मर रहे हैं ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। कब? 2019 की डेटा है ये। 2019 में लगभग 49 लाख, 50 लाख ही मानो आप, 50 लाख लोगों की डेथ हुई है AMR की वजह से। ठीक है, और इसमें से 3,90,000 के लगभग तो साउथ एशिया में है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा है और हमारे लिए भी कंसर्निंग है ये अपने आप में। इसके आगे अगर हम नज़र डालें तो AMR की वजह से, अच्छा ये जो डेथ हुई है जो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल्स हैं, AMR नहीं, सॉरी एक बार करेक्ट कर लो आप, थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं। देखो जो यहाँ पर ये 50 लाख जो डेथ हुई है ना 2019 में, ये हुई है ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, जिनमें से 3,90,000 तो साउथ एशिया में हुई है। और उनमें से AMR पे अगर फोकस करें, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे, तो वो रही है साउथ एशिया में कितनी, 1.27 मिलियन। साउथ एशिया के ओवरऑल 1.27 मिलियन, मतलब 12,70,000 के लगभग लोगों की डेथ हुई है AMR की वजह से 2019 में। अब इसमें क्या होता है, एक तो देखो लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो हमारे लंग्स होते हैं ना, उनकी जो जहाँ पे हम मतलब लंग्स के बॉटम में एकदम लोअर पार्ट में इन्फेक्शन जो होता है, जो कि बिल्कुल डीप रूटेड है, वो सबसे ज़्यादा हैवॉक मचा रहा है, जिसकी वजह से लगभग 15 लाख लोगों की डेथ हुई है 2019 में।
ठीक है जी। तो ऐसे में ये आप देख सकते हो बैक्टीरियल हैवॉक कितना ज़्यादा है। मेन फिगर जो है वो आप यहाँ से देख सकते हो 50 लाख, कम नहीं होते, बहुत होता है। तो ऐसे में हमें समझना होगा कि ये कौन से पैथोजन से कौन से बैक्टीरियाज हैं। तो ऐसे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि ई कोली, ठीक है, के निमोनिया, एस ऑरियस, ए बोमेनी, एस निमोनिया, एम ट्यूबरक्लोसिस। ये रिसेंटली न्यूज़ में थे, क्या है, दीज आर बैक्टीरियाज। तो इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाला तो देखो ई कोली है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ हुई है। फिर उसके बाद में बाकी जो बचे हुए ये जो बैक्टीरियाज हैं उनकी वजह से डेथ्स हुई है, ये जो ड्रग रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया इंडिविजुअल्स की बॉडीज़ ने, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब से देखें तो 2015 से लेकर अभी तक इंडिया में सबसे ज़्यादा जो हैवॉक मचा रखा है ना वो है ई कोली वाला बैक्टीरिया, और दूसरे नंबर पे है के निमोनिया। तो इस तरीके से हमारे लिए ये दोनों ज़्यादा खतरनाक है। तो ये बीमारियां HIV एड्स और टीबी से, टीबी का भी बिगड़ा हुआ रूप है एक तरीके से। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, लंग से रिलेटेड इशू, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हो कि उसका बिगड़ा हुआ रूप है ये इन्फेक्शन AMR जिसको हम बोलते हैं। और अभी तो कई इंडिविजुअल्स की बॉडी में तो XMR भी तैयार हो चुका है, XDR या XMR कि मतलब एक्सट्रीम लेवल तक जो ड्रग रेजिस्टेंस है वो क्रिएट हो चुका है। तो इसका मतलब हो गया कि उनकी शरीर में अगर कोई बीमारी लग भी जाए ना तो अब तो कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। ऐसे में प्रॉपर डेटा अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम WHO ग्लास पोर्टल की बात करें तो वहाँ पर एक प्रॉपर डेटा इंडिया का अवेलेबल नहीं है, और प्रॉपर डेटा जब तक नहीं होगा हमें पता नहीं पड़ेगा। देखो इसमें इन्फेक्शन होने के तरीके जो होते हैं ना बैक्टीरियाज के, और उनको डिटेक्ट जब किया जाता है तो एक टेस्टिंग होती है जिसको बोलते हैं ग्राम टेस्टिंग, ठीक है ना। अब ग्राम टेस्टिंग में दो तरीके की टेस्टिंग होती है, एक मतलब दो चीज़ें आउटकम में निकलती है, या तो ग्राम नेगेटिव पैथोजन मिलते हैं या ग्राम पॉजिटिव पैथोजन। अब देखो ग्राम टेस्टिंग की जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को चेक करने के लिए। अब इसमें क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। फर्स्ट इसमें कलर कोडिंग का ध्यान दिया जाता है। इसमें सबसे पहले चीज़ तो क्या की जाती है कि जो भी स्वैब लिया जाता है या फिर जो भी सैंपल लिया जाता है इन्फेक्टेड इंडिविजुअल की बॉडी से, उसमें यह देखा जाता है कि वॉयलेट कलर ऐड करके उसमें फिर एक अनकलर्ड सब्सटेंस ऐड कर दी जाती है, और फिर उसके बाद में उसमें एक रेड कलर की सब्सटेंस ऐड कर दी जाती है। तो पहले तो वॉयलेट, फिर अनकलर्ड, और फिर रेड कलर। तो ये हो गया ग्राम टेस्ट। अब क्या होता है कि अगर उस सब्सटेंस को जब टेस्ट किया जा रहा है, ग्राम टेस्टिंग की जा रही है, तो उसमें अगर ये वॉयलेट कलर अपीयर हो जाता है, मतलब आपने अनकलर्ड और रेड अप्लाई किया उसके बावजूद भी अगर वॉयलेट ही आ रहा है, इसका मतलब वो इंडिविजुअल जो है उसकी बॉडी में जो इन्फेक्शन है ना जिस बैक्टीरिया का, वो ग्राम पॉजिटिव पैथोजन बोला जाएगा, वॉयलेट अगर ऐसे कैसे आ जाता है तो। और इस टेस्ट के बाद में, ये सारे प्रोसेस करने के बाद में अगर रेड अपीयर हो रहा है, इसका मतलब ग्राम नेगेटिव पैथोजन है। तो हमारे यहाँ पर ज़्यादा जो हैवॉक मचा रखा है ना वो ग्राम नेगेटिव पैथोजेंस ने मचा रखा है। लगभग 70% इन्फेक्शन जो है हमारे यहाँ पर, जो कम्युनिटी बेस्ड है या हॉस्पिटल बेस्ड है, दैट मीन्स हॉस्पिटल्स जो है ना वो हॉटस्पॉट बन रहे हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। जैसे हम कभी मान लो हमारे किसी रिलेटिव से, किसी पेशेंट से मिलने जाएं, तो ये रिस्क हमेशा बना रहता है कि वहाँ पर हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन मिले। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल में ही सारे पेशेंट्स आएंगे और वहीं पे फिर वो उनका इन्फेक्शन होने का स्कोप दिखता है। तो 70% इन्फेक्शन जो है हॉस्पिटल्स में या कम्युनिटीज़ में, वो किस बेसिस पे है? ग्राम नेगेटिव पैथोजन। और ग्राम नेगेटिव पैथोजन क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। तो ऐसे में AMR का जो बर्डन है वो TB और HIV के बर्डन से भी ज़्यादा हो चुका है, और अर्जेंसी है कि हमें इस पर ध्यान देना हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए कोई दवाई नहीं है। तो इस केस में हमें प्रिवेंटिव अप्रोचेस पर ही काम करना होगा, या कहते हैं ना कि इनिशियल स्टेज पर ही इसको ठीक करना होगा, क्योंकि बिगड़ने के बाद में एक बार अगर कॉम्प्लिकेशंस राइज हो गई तो फिर इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में मल्टी प्रोन्ड स्ट्रेटजी, मल्टी सेक्टोरल अप्रोच की ज़रूरत है कि कैसे भी करके हम इस बीमारी को या इस समस्या को राइज होने से रोक सकें। ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है लोगों के बीच में कि भाई आप
अगर आप एंटीबायोटिक कंज्यूम करते हो किसी भी बीमारी या किसी भी चीज़ के लिए, तो वो जुडिशियसली यूज़ करो। ऐसे नहीं मेडिकल शॉप पे गए और वहाँ से एंटीबायोटिक परचेज कर ली और कंज्यूम कर ली, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन होनी चाहिए, फिजिशियन के साथ में, वो अपने हिसाब से जो बात बोले तब हो। दूसरा, जो कम्युनिटी या हॉस्पिटल्स में जो इन्फेक्शन फैलने का डर है उसको कंट्रोल किया जाए, जैसे हाइजीन मेंटेन किया जाए, क्लीनिंग टाइम टू टाइम प्रॉपर होनी चाहिए। इसके अलावा जो डायग्नोसिस के लिए या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं या फिर लेबोरेटरीज हैं, उनको हमें ज़्यादा यूटिलाइज करना होगा, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं होती है तो वो इग्नोर करते हैं तो फिर बाद में वो लेबोरेटरीज या फिर डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ के पास जाकर के अपनी टेस्टिंग नहीं कराते, तो पता कैसे पड़ेगा कि वाकई में बीमारी क्या है। ठीक है, तो ऐसे में लोगों को एजुकेट करना है और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा बनाना है और उसको यूटिलाइज भी करवाना है। साथ में हमें एंटी माइक्रोबियल प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हमें ज़रूरत है कि इसके लिए हम क्या करें, प्रिवेंटिव अप्रोच, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हेल्थ के लिए तो सीधी सी बात बोली जाती है और इसके लिए एक प्रॉपर फंडिंग भी मिलनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि फंडिंग बहुत अच्छी मिल रही है, अच्छा खासा फंडिंग नहीं मिल रही है हेल्थ के लिए, इस पर भी ध्यान देना होगा। जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर एएमआर है, जो कि देखो 2017 में अप्रूव किया जा चुका है, उसको केवल अभी पेपर्स पर ही रखा हुआ है। उस प्लान का ग्राउंड लेवल पे कोई सेटिस्फैक्ट्री इंप्लीमेंटेशन नहीं है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, इसको भी इंप्लीमेंट प्रॉपरली करने की ज़रूरत है। तो देखो एनफ एविडेंसेस हैं कि इन्फेक्शन कंट्रोल करने से, अगर हम डायग्नोसिस को टाइम पे करवा लेते हैं, पता करवा ले बीमारी का कि क्या है, और सही तरीके से सुपरविजन अगर कर लिया जाए इस एंटी माइक्रोबियल इन्फेक्शन का, तो इसका फ़ायदा क्या है कि एएमआर को कंटेन करने में प्रॉब्लम नहीं आती। देखो ड्रग तो डेवलप होनी ही चाहिए, दवाई पर तो काम होना ही चाहिए, पर दवाई से पहले क्या हम इतने लोगों को मरने दें? ठीक है, तो ये प्रिवेंशन ही है हमारे लिए, जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं एएमआर को। ठीक है, और इसी चीज़ पर हाईलाइट करती है ये जो रिपोर्ट है, ग्राम रिपोर्ट। क्या है इस रिपोर्ट का नाम, ये आप ध्यान रख रहे हैं, ग्लोबल बर्डन ऑफ बैक्टीरियल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन 204 कंट्रीज एंड टेरिटरीज इन 2019, इसी को बोला गया है ग्राम रिपोर्ट, और यही चीज़ हाईलाइट की है। तो सजेशन भी थे और जो हैवॉक है या फिर जो बर्डन है इस बीमारी का, एएमआर का, वो भी हमने जाना। आगे चलते हैं। लास्ट आर्टिकल है श्रिंकिंग क्लासरूम। आर्टिकल को लिखा है सुकांत चौधरी जी ने। इनका ये कहना है कि कोविड की वजह से जो हैवोक मचा है उसमें देखो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, वो भी प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई थी हमारी, तो उसको इम्प्लीमेंट होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इसके पीछे स्ट्रक्चरल इशू तो है ही, बाकी इसके साथ में आइडिएशनल, दैट मीन्स हमें कुछ कॉन्सेप्चुअल चेंजेस भी लेके आने थे, वो भी नहीं हो पा रहे हैं। इसमें देखो जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी ना, उसके बाद में कोविड आउटब्रेक हो गया, और कोविड आउटब्रेक के बाद में फिर सरकार के पास फंडिंग नहीं है, और दूसरा सरकार का जो फोकस होना चाहिए था एजुकेशन पे वो नहीं रह पा रहा है। तो ऐसे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कुछ चीज़ें एनविसाज की गई थी, उनकी इंप्लीमेंटेशन का स्टेटस हम चेक करते हैं। नंबर 1, आंगनवाड़ी और प्राइमरी स्कूल्स को मर्ज करने की बात की गई थी, जिससे कि बच्चों को एक साथ इंटीग्रेटेड मैनर में एजुकेशन मिल सके। मतलब एक बच्चा प्ले स्कूल में एंटर हुआ और वहीं पे धीरे धीरे करते करते अब पढ़ना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, तो उसको आज देखें तो नॉर्मली कौन यूज़ करता है इस तरीके की एजुकेशन सिस्टम को, जो अच्छे खासी एफ्लुएंट फैमिली से, जो बढ़िया पैसे वाली फैमिली के बच्चे हैं ना, जो पैसे मतलब फ़ी अच्छी खासी पे कर सकते हैं, उन बच्चों को तो इस तरीके की फैसिलिटी मिलती है। बाकी गरीब परिवारों के लिए ये प्रोविज़न सरकार ने किया था, पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ना तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाया आंगनवाड़ी का और स्कूल्स का, और ना ही इनको मर्जर की तरफ ले जाया जा सका है। इसका मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर तो हो गई गड़बड़, मतलब इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है। फिर आ जाओ पेंडेमिक की वजह से जो बच्चों ने स्कूल छोड़ा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उनको फिर बाद में आपने ऑनलाइन भेज दिया, और ऑनलाइन जाने के बाद में आपने देखा कि वहाँ पर कुछ बच्चे ही थे जिनके पास में डिजिटल एक्सेसिबिलिटी लगभग 39% स्टूडेंट्स के पास में, और रिमेनिंग 61% स्टूडेंट्स जो थे उनके पास में ना तो या तो इंटरनेट की कमी थी या फिर उनके पास में स्मार्टफोन या डिजिटल गैजेट्स की कमी थी। तो सवाल क्या है, डिजिटल डिवाइड का, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। वैसे तो निपुण भारत प्रोग्राम जो था वो इस तरीके की जो बेसिक लर्निंग में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं ना, उसको करेक्ट करने के लिए
चल रहा था ये प्रोग्राम कि हाँ जी फंडामेंटल जो भी डेफिसिट हुए हैं लर्निंग में उसको कवर अप कर सके, पर उस प्रोग्राम को भी बोला एक्सपीडिएट, दैट मीन्स उसको बढ़ावा देने की बजाय उसको रोक दिया गया है। तो ये भी एक अपने आप में कंसर्न है। फिर आ जाओ कि पिछले 2 बैचेस की हम बात करें, ठीक है, जो बच्चा 8वीं में था ना वो 10वीं में पहुंच गया और उनको कुछ नहीं आता है, लिटरली मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ऐसे में उन बच्चों के साथ में जो डेफिसिट आ गया है ना लर्निंग का, तो ऐसे बच्चे टोटल हमारे देश में कितने हैं, लगभग 8 से 10 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो कि लिटरेसी के चक्कर में बहुत पीछे हो गए हैं पिछले 2 सालों में। इसको कवर अप करना बहुत ज़रूरी था। ऐसे में लड़कों ने जो जॉब मतलब अपनी स्कूल छोड़ी, वो तो मजबूर हैं कि कहीं पर भी लेबर कर लें, कहीं पर भी जॉब कर लें, कुछ इनकम कर लें। और लड़कियों ने अगर वहाँ पे स्कूल छोड़ी है मजबूरन, ठीक है, तो उनके ऊपर प्रेशर बन गया अर्ली मैरिज का, इवन ट्रैफिकिंग तक का भी मुद्दा हाईलाइट हो गया कि लड़कियों को खरीदा बेचा जा रहा है। कितनी गलत बात है ये चीज़, पर वही चीज़ है, ये रियलिटी है, ये हार्श रियलिटी है हमारी सोसाइटी की या हमारे देश की, या फिर कहीं पर भी आप देख सकते हो जहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन नहीं है वहाँ पर ये प्रॉब्लम रहती है। अब ऑनलाइन लर्निंग में आप लेकर के चले गए, तो ऑनलाइन लर्निंग का सवाल ये है कि क्या जिन लोगों ने ऑनलाइन लर्निंग ली है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ाता हूँ, सिंपल सा स्ट्रेट बोलता हूँ, अपने एग्जाम्पल को देखते हैं कि आप लोग जो है क्या आपके सारे ग्रीवेंसेस में रिड्रेस कर पाता हूँ? इसका बहुत कम स्कोप दिखता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि कोई कमेंट आया, अब वो कमेंट में, अब जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तो यूट्यूब की एल्गोरिदम क्या है कि एक बार अगर मैंने वो कमेंट देख लिया, मैं सोचता हूँ कि यार इसका मैं जवाब कल दूंगा या मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो अगर मैंने एक बार वो कमेंट देख लिया ना तो वो मेरे सामने से डिसअपियर हो जाता है, फिर मैं जवाब ही नहीं दे पाऊंगा। तो ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा कंडीशनैलिटीज़ हैं। तो इस केस में ऑनलाइन एजुकेशन में जो कुछ एक पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या वो हो रहा है? ये चीज़ तो वही बता सकते हैं जो ऑनलाइन अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हाँ बेशक ऑनलाइन में आप फ्री में सस्ते में पढ़ सकते हो, वो एक बेनिफिट है। हमेशा ध्यान रखना, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, एक भी चीज़ रामबाण नहीं है और एक भी चीज़ बिल्कुल बर्बाद नहीं है। हर चीज़ के बहुत सारे फायदे हैं, कुछ नुकसान है, वही चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ऐसे में ऑनलाइन एजुकेशन का भी बोला अच्छा खासा आउटकम नहीं मिला। फिर आ जाओ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लाई गई थी उसको पेपर पे तो बहुत अच्छा तैयार कर दिया, पर पेपर वर्क से थोड़े ना कोई हम एजुकेशन को इंक्रीज कर देंगे। बेशक सरकार ने अब की बार एजुकेशन के लिए जो बजटरी एलोकेशन है उसको 12% राइज भी किया है, पर सवाल ये है कि उसमें आपने जो फोकस किया है वो किस पर करना था? आपकी एजुकेशन पॉलिसी को प्रॉपर मैनर में इम्प्लीमेंट करवाना था, पर वो ये जो पॉलिसी है ना वो एक साथ ना इम्प्लीमेंट होकर के हमें लग रही है कि पीस मील, मतलब थोड़ी थोड़ी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो ऐसे में तो फिर इफेक्टिवनेस नहीं आ पाएगी जो हम चाहते हैं कि ओवरऑल हम चेंज करना चाह रहे हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम को। ठीक है, तो बजटरी एलोकेशन राइज कर दिया और आपने एजुकेशनल इंसेंटिव्स हैं जो कि जिन गर्ल्स ने डिसकंटिन्यू किया है, मेनली ट्राइबल और रूरल गर्ल्स पे, उन पे आपने फोकस किया है। पर जो नेशनल एजुकेशन मिशन है ना उसको 2020-21 के बजट के एलोकेशन के कंपैरिजन में 2022-23 के बजट में आपने कम किया है। इसका मतलब क्या हो गया कि बजटरी एलोकेशन 12% बढ़ने के बावजूद भी नेशनल एजुकेशन मिशन जो है ना उसके लिए फंडिंग प्रॉपर नहीं है। तो ऐसे में हमारी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको सरकार ने नहीं समझा। इसके अलावा टीचर्स के नंबर को इंक्रीज करने की बजाय सरकार ने फोकस किया है 200 नए टीवी चैनल्स के लिए, जिससे कि आप ई लर्निंग को प्रमोट कर सको। अब सवाल यह है कि जिनके घरों में टीवी ही नहीं है वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे जी? तो ऐसे में ज़रूरत थी कि ई लर्निंग तो आप करना चाह रहे हो, दैट्स ओके, पर आप डिजिटल डिवाइड को भी थोड़ा सा करेक्ट करो। डिजिटल ई लर्निंग को अगर आप प्रमोट करना चाह रहे हो तो उसके साथ साथ में टीचर्स को ट्रेनिंग भी प्रॉपर दिलाओ, जिससे कि ये जो लर्निंग में डेफिसिट देखने को मिल रहा है वो हम करेक्ट कर सके। इसके आगे राइटर जो है वो बोलना चाह रहे हैं टर्शियरी एजुकेशन। देखो प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और टर्शियरी का मतलब हो गया यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन की हम अभी बात करेंगे, जिसमें रिसर्च के पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि हाँ एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर के स्टूडेंट जो है वो एक्सप्लोर करते हैं अपनी लाइफ में या अपना करियर बनाते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं और दूसरी तरफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको अगर कंपेयर किया जाए तो देखो कोविड की वजह से परेशानी तो दोनों तरफ हुई है, बट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कारण कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को एक तो फंडिंग का इशू, और दूसरी चीज़ क्या है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे कौन आते हैं? गरीब परिवारों के बच्चे जाते हैं भाई सरकारी कॉलेजेस में, सरकारी स्कूल में। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो कौन जाएगा? जिसके माँ बाप अच्छा खासा पैसा कमाते हैं वो जाएंगे। तो सवाल क्या आ रहा है
कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। बजटरी एलोकेशन की बात कर लो, टाइम पे सैलरी की बात कर लो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर लो, बोला इन सब फेजेस में, इन सब पोर्शंस में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा और रिजल्ट ये रहा कि गरीब परिवार के बच्चे को लर्निंग के लिए और ज़्यादा स्कोप्स नहीं मिल पाए। इसके अलावा यूजीसी ने वैसे तो चलने को अपनी तरफ से बहुत सारे ऑप्शंस निकाले हैं, पर सवाल क्या है कि गवर्नमेंट लेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज़्यादा क्राइसिस में है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर भी क्राइसिस में है, नो डाउट। इसके अलावा सरकार ने रिसर्च को प्रमोट करने के लिए इम्प्रेस और इम्प्रिंट करके प्रोग्राम चला रखे हैं, जिससे कि हम रिसर्च को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। ये वो स्कीम्स हैं, इन स्कीम्स के बारे में देखो, जो भी नाम आ रहा है ना, इनकी डिटेल आप एक बार ज़रूर पढ़ोगे। इम्प्रेस स्कीम क्या है, इम्प्रिंट स्कीम क्या है, इसमें क्या है, हम हमारे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड इनोवेशन को लाने के लिए कोशिशें करते हैं, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो स्कीम्स हैं, इन स्कीम्स में मेन फोकस बोला है एलीट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे दे दिया जाता है, जैसे आईआईटी, आईआईएम, आईआईएससीआर। बोले जब हमारे पास में नंबर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन हायर एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनको सबको इक्वली या उनको हम बिना किसी बायस के बजटरी एलोकेशन या उनको फंडिंग मिलनी चाहिए। पर सवाल क्या है, प्रॉपर नहीं इम्प्लीमेंट नहीं होती है, प्रॉपर जो फंडिंग है वो अवेलेबल नहीं होती है। जैसे अब जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है, ठीक है, जिनमें सरकार का ये टारगेट है कि इंटरनेशनल लेवल की हम यूनिवर्सिटीज़ डेवलप करना चाहते हैं इंडिया में, जिससे कि फॉरेनर्स हम वो इंडिया में आकर के पढ़ें और इंटरनेशनल लेवल के कोर्सेज हम अवेल कराएं। जिस तरीके से हमारे बच्चे ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड में या फिर कहीं पर भी येल यूनिवर्सिटी या कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ते हैं, बोलो वैसे ही हमारे यहाँ पर भी आकर के पढ़ें। तो सरकार उन पर तो बहुत ध्यान दे रही है, पर मासेस तो ज़्यादातर किस में पढ़ रहे हैं, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पर उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो यही चीज़ है कि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स सेंट्रलाइजेशन की तरफ, मतलब कुछ इंस्टीट्यूशंस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और बाकी ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस पे कम ध्यान दिया जा रहा है। और इसका नुकसान फिर उठाना किसको पड़ता है, सोसाइटी का जो वीकर सेक्शन है वो। अब देखो, सरकार की तरफ से कोटा भी दे दिया गया कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन में इंडक्ट कराओगे और उनको आप अपग्रेड करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करोगे। पर सवाल क्या आ रही है कि क्या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो लोग कंसिडर होने चाहिए उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं। तो इस पेंडेमिक ने और ज़्यादा परेशानियां क्रिएट कर दी। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर सोचना क्या चाहिए कि जो एजुकेशन में जो हैवॉक मचा हुआ है ना, जो परेशानी इस बीमारी ने फैलाई है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है उसको सही समझ के उसको सही प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, नहीं तो लॉन्ग टर्म में फिर ये आउटकम हमें जो चाहिए वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, उसको सही तरीके से एजुकेशन दे करके, और कहते हैं ना कि हमारी इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिट क्रिएट करे, तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स तो क्रिएट करना पड़ेगा। इसका मतलब कि आपको एक इक्विटेबल मैनर में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है राइटर के द्वारा। तो ये 3 आर्टिकल्स थे, इन पे हमने नज़र डाल ली। बाकी आर्टिकल्स उनमें एक बार आप नज़र डालना चाहो तो देख लो। एक तो ये इधर वाला आर्टिकल है, वो देखते हैं। ये है ना, द गैदरिंग स्टॉर्म। इस आर्टिकल में देखो बताया जा रहा है कि स्कॉलर्स ने अपनी स्टडीज़ में पहले ही यूएसए को अलर्ट कर दिया था कि रशिया जो है वो इस अपनी मस्कुलर पावर को राइज कर रहा है, पर यूएसए ने इग्नोर किया और उसी का रिजल्ट है यूक्रेन वॉर। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो। और तो बस यही था मेन तो इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड वो है ही, वो स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, वहाँ पर राजनीति शुरू हो गई, एक स्टूडेंट का हमारे वहाँ पर डेथ भी हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ें बताई जा रही है। मेन तो हमने डिस्कस कर लिया, नया जो कुछ भी था। थैंक यू वेरी मच।